अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है। उसकी कुछ डेफिनेशनें मैंने इधर लिखी हैं, आइए उनको देखते हैं। कालिब लिखा हुआ है। कालिब हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततिली बनावट मसलन 0, 1, 2, 3, 4 और 7 नंबरों की मदद से बनावट, जैसे कि मैंने लिखा है 1, 3, 4, 7, 2, 0, ये लिखा हुआ है। इसको हम कालिब नहीं कह सकते। कब कालिब कहेंगे? अगर इसी कीमत को, इधर मैंने लिखा है, अगर इसी कीमत को हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो वो हमारा कालिब होगा। कोई भी कीमत लिखें, फर्ज कर लें, मैं लिख रहा हूं 3, 2, 4, 5, इसको कालिब नहीं कहेंगे। कब कालिब कहेंगे? अगर हम उसको किसमें, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? कालिब बन जाएगा। तो इसी तरह से इस कालिब के अंदर कतारें और कालम होते हैं। कालम और कतारों का कंसेप्ट है। तो देखिए कालम और कतारें कैसे हमें पता चलेगा। ये जो हमारी उफ़की सिमत है, ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है? कतार कहलाती है। कितनी कतारें हो गई? 2। और कालम कितने हो गए? ये जो अमूदी है, परपेंडिकुलर है, ये हमारी क्या कहलाते हैं? कालम कहलाते हैं। तो देखिए इसके अंदर, इसी कालम के अंदर 2 कतारें हैं, R1 और R2 लिखा है, और ये कालम कहलाते हैं, C1, C2 और C3। और ये जो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, कॉलम लिखा हुआ है, तो इसके अंदर हमें बताना है कि कितनी कतारें और कितनी कॉलम है। इसके अंदर भी 2 कतारें, 2 रोज, R1 और R2, और इसी तरह से कॉलम 1 और ये कॉलम 2, मतलब 2 कतारें और 2 कॉलम है। ठीक है, तो फिर इसका आगे एक और डेफिनेशन है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कालिब का मर्तबा बताना है। कालिब का मर्तबा कैसे बताएंगे? कालिब का मर्तबे का फार्मूला है m क्रॉस n, मतलब रो और कॉलम। देखिए ए का अगर हमने मर्तबा बताना है, ए का मर्तबा, देखिए ए का मर्तबा क्या होगा इसी कालिब का मर्तबा, तो लिखें ए का मर्तबा, तो ये होता है m क्रॉस n, मतलब कतारों और कालमों की तादाद। जो हासिल ज़र्ब होता है, जो मल्टीप्लाई होता है, वो उसका ऑर्डर कहलाता है। देखिए इसके अंदर 2 कतारें हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये इसका ऑर्डर कहलाएगा। और अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसका ऑर्डर कितना होगा? आप बता सकते हैं इसका ऑर्डर? हाँ जी, कितनी कतारें हैं? 2 कतारें हैं, और कितने कॉलम हैं हमारे पास? 3 कॉलम हैं। तो इसका जो मर्तबा बनेगा, जो ऑर्डर बनेगा, वो 2 क्रॉस 3। और इस बात का भी खास ख्याल करना है कि पहले m से मुराद कतारें, और उसके बाद उसके बाद जो n है वो हमारे कॉलम को शो करता है। पहले कतार की तादाद लिखनी होती है, उसके बाद कॉलम की तादाद लिखनी होती है। अब और मैंने लिखा है मुस्ततीली कालिब। मुस्ततीली कालिब, ऐसा कालिब मुस्ततीली कालिब कहलाता है। ऐसा कोई भी कालिब, ऐसा कोई भी कालिब मुस्ततीली कालिब कहलाता है जिसमें कतारों और कालमों की तादाद, कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो। ठीक है ना? मुस्ततीली कालिब, ऐसा कोई भी कालिब मुस्ततीली कालिब कहलाता है जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो। कैसे हमें पता चलेगा? आइए इसकी 2-3 एग्जांपल देते हैं। a इज इक्वल टू 3, 2, 4, 5, 7 माइनस का 8। देखें इसके अंदर हमें ये चेक करना है कि इसमें कतारें और कालम बराबर हैं? नहीं, क्योंकि इसके अंदर 2 कतारें हमने लिखी हैं और 3 कॉलम लिखे हैं। तो इसका मतलब कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं है। तो ये हमारा कौन सा कालिब बनेगा? मुस्ततीली होगा। और इसके साथ एक और भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो ये एग्जांपल है, बी का नाम दे दें इस मैट्रिक्स को, 1 और 2। देखें इसके अंदर भी कालम और कतारें बराबर नहीं हैं, तो ये भी हमारा मुस्ततीली होगा। एक और मैं लिखने जा रहा हूँ, सी कालम। लाजमी नहीं है कि इसके अंदर 1 या 2 ही कतारें और कालम हो तो वो मुस्ततीली होगा, नहीं, 1, 2, 3। देखें ये भी हमारा कौन सा होगा? मुस्ततीली होगा। उसके बाद मुरब्बी, बिल्कुल सेम, इसको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है। अगर कतारें और कालम आप लोगों के बराबर नहीं हैं तो वो मुस्ततीली होगा। अगर
ऐसा कोई भी कालब मुरब्बी कालब कहलाता है। अब मुरब्बी की मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। ऐसा कोई भी कालब मुरब्बी कालब कहलाता है जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो। समझ आ रही है ना? अगर बराबर ना हो, मतलब कतारें और कालम बराबर ना हो कॉलम, तो इसका मतलब वो हमारा मुस्ततील ही होगा। अगर कतारें और कालमों की तादाद बराबर आ जाए तो वो हमारा कौन सा होगा? मुरब्बी कालब कहलाता है। ठीक है, तो उसकी एक दो एग्जांपल चेक करते हैं कैसे। ये एग्जांपल मैंने दी हुई है, ये मुरब्बी की है, तो इसके साथ साथ एक और भी लिख देते हैं। 3, 5, 7, 9, 4, 8, ये मैं खुद से लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर कतारें और कॉलम चेक कर लें, अगर बराबर हैं, 2/2 लाजमी नहीं कि 2/2 हो तो वो मुरब्बी हो, 3/3 वो भी मुरब्बी होगा, 4/4, 5/5 मुरब्बी होगा। मतलब जिसमें कतारें और कॉलम बराबर आ जाएं वो हमारा कौन सा कालिब कहलाएगा? मुरब्बी कालिब कहलाएगा। आइए इसी के अंदर देखिए 2 कतारें और 2 कॉलम हैं, ये भी मुरब्बी है हमारा, और इसमें 3 कतारें और 3 कॉलम है, ये भी हमारा मुरब्बी कालिब कहलाता है। उसके बाद मैंने सिफरी कालिब लिखा है, ये नाम से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि कौन सा कालिब होगा। ऐसा कोई भी कालिब सिफरी कालिब कहलाता है जिसका हर रुकन, जिसके तमाम अरकान क्या हों? सिफर हों। ऐसा कोई भी कालिब सिफरी कालिब कहलाता है जिसमें तमाम अरकान क्या हों? सिफर हों, तो वो हमारा सिफरी कालिब कहलाता है। और डेफिनेशन देख लेना, अब उसकी मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। तो कैसे? A=, देखिए ये भी हमारा सिफरी है। एक और मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये भी देखिए ये भी सिफरी है। एक और C कॉलम में लिख रहा हूँ, 0, 0, ये भी हमारा सिफरी है। ठीक है, इस तरह से मैं D लिख रहा हूँ, चेक करते जाइए कि जिसके तमाम अरकान क्या हों? सिफर हों, तो वो हमारा कौन सा कालिब कहलाता है? सिफरी कालिब कहलाता है। उसके बाद है कतारी कालिब। नाम से ही हमें पता चल जाना चाहिए कतारी कालिब। ऐसा कोई भी कालिब कतारी कालिब कहलाता है, ऐसा कोई भी कालिब कतारी कालिब कहलाता है जिसमें सिर्फ एक कतार हो। देखिए नाम से ही शो है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कतारी कालिब। ऐसा कोई भी कालिब कतारी कालिब कहलाता है जिसमें सिर्फ एक कतार हो। मिसाल के तौर पे देखिए, मिसाल लेते हैं, ए में लिख रहा हूँ जिसके अंदर एक कतार हो। देखिए कितनी कतारें हैं? एक कतार। कॉलम को छोड़ दें, देखिए 2 कॉलम में जितने हैं वो लाजमी नहीं है, हमने देखना है कि सिर्फ और सिर्फ कतार एक होनी चाहिए। ये भी कतारी है। और उसके बाद मैं सी लिख रहा हूँ, देखिए ये भी क्या है? हमारे पास कतारी है, क्योंकि एक ही कतार है। ठीक है, तो कालमी कालिब बिल्कुल सेम उसी तरह है। ऐसा कोई भी कालिब कतारी कालिब कहलाता है। अगर ये कतारी है, अगर कालमी की बात करें, ऐसा कोई भी कालिब कालमी कालिब कहलाता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। तो उसकी भी एग्जांपल देखते हैं कैसे। ए में लिख रहा हूँ, अब कॉलम की बात है तो इसका मतलब एक ही कॉलम होना चाहिए, ये भी कालमी की है। और एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ 1, 3, 2, ये देखिए इसके अंदर भी एक कॉलम है। और इसी तरह से मैं डी लिख रहा हूँ, इसको देखें अगर हम कहें तो ये भी क्या है? कॉलमी है, इसके अंदर एक कॉलम है। उसके बाद मैंने लिखा है मसावी कालिब। मसावी का मतलब होता है बराबर। मसावी हमेशा एक के साथ तो हो नहीं सकती, 2 कालिब तो लाजमी हों। फर्ज कर लेते हैं हम 2 कालिब ले लेते हैं, फर्ज करें ए और बी 2 कालिब ले लें। ठीक है, अब मैं 2 कालिब ले रहा हूँ। A=, मैं लिख रहा हूँ 3, -9, 5 और 2। इसी तरह से दूसरा मैं कालिब ले रहा हूँ B, 3 लिख रहा हूँ, -4, -5 लिख रहा हूँ, उसके बाद लिख रहा हूँ 7, -2 और उसके बाद मैं 2 लिख रहा हूँ। ये 2 मैंने कालिब, ये खुद से मैंने लिखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझे। मसावी कालिब के लिए 2 शर्तों का होना लाजमी है। पहली शर्त तो ये है कि 2 कालिब का मर्तबा आपस में बराबर होना चाहिए, ऑर्डर बराबर होना चाहिए। मतलब ए का मर्तबा और बी का मर्तबा बराबर हो। पढ़ चुकी हैं मर्तबा क्या होता है? कालमों और कतारों की तादाद को देखा जाता है कि इसके अंदर कितनी कतारें हैं और कितने कालम हैं। इसके अंदर देखें 2/2 इसका मर्तबा है। पहली शर्त बता रहा हूँ।
तो इसका मर्तबा भी चेक करें, इसको छोड़ दें, ये माइनस जब प्लस माइनस करेंगे तो एक ही बन जाएगा। इसके अंदर भी 2 कतारें हैं और 2 कॉलम है, मर्तबा तो दोनों का सेम है। ठीक है, दूसरी शर्त का होना भी लाजमी है। दूसरी शर्त क्या है कि इसका हर एलिमेंट दूसरे कॉलम के करस्पॉन्डिंग कहते हैं मुतनाज़िर अरकान को। मतलब अगर ये पहला है तो इधर भी पहले अरकान को चेक करना होता है आप लोगों ने। ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अगर ये -9 है, ये भी -9 होना चाहिए। देखिए मैंने समझाने के लिए -4 और -5 लिखा है, अगर इसको प्लस कर लें, इकट्ठा कर लें, -4 और -5 तो -9 होंगे। ठीक है, मुतनाज़िर अरकान भी चेक कर रहे हैं, ये 5 है तो इसको देखें, ये भी 5 बनता है। -7 में से 2 माइनस करें, ये भी 5 है और 2 = 2। तो इसका मतलब है ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं, ये जो दोनों मैंने कॉलम लिखे हैं, ये आपस में क्या है, मसावी है। क्यों? क्योंकि दोनों शर्त इसकी जो है फिर होल्ड हो रही हैं कि इसका पहला जो है वो ऑर्डर भी सेम है दोनों का और इनके मुतनाज़िर अरकान भी बराबर है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि A = B। तो ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अब देखें एक्सरसाइज 1.1 है और इसके जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, ये बताना है कि कौन से आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए मैंने बताया था 2 शर्तों का होना लाजमी है। पहला तो ये है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा कि उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है, जो एलिमेंट हैं, वो भी बराबर होने चाहिए। ये 3 है और होंगे जिसका जवाब 3 आता हो तो वो इक्वल मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ दें, इसका कोई जो है जवाब नहीं है कि इक्वल मैट्रिक्स हों। हाँ, अगर मैं इसको इस तरह से बना लूँ तो अब हाँ इसको देखें, अब लिख सकते हैं कि A इक्वल है किसके, C के, क्योंकि ये भी 3 है। अगर 5 में से 2 माइनस कर देंगे वो भी 3 आएगा। और B मैट्रिक्स को देखें वो किसके इक्वल है कि पहला 3 होना चाहिए, दूसरा 5 होना चाहिए। तो I को देख लें, ये पहला एंट्रीज जो है वो 3 है और दूसरा जो है वो भी 5 है, क्योंकि 3 + 2 जो है वो 5 बनता। मतलब हम लिख सकते हैं कि B इक्वल है किसके, I के। उसके बाद D को देखें, 5 और 3 इसके इक्वल कर सकते हैं इसके। अक्सर जो बच्चे हैं वो भूल जाते हैं कि हाँ सर ये तो ठीक है, लेकिन नहीं, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज लाजमी देखने हैं। अगर ये पहला 3 है तो इधर भी पहला 3 होना लाजमी है, तो ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो उसके बाद E को देखते हैं, 4, 0, 6 और 2। देखिए कहाँ 4, 0, 2 और 6 है, 4, 0, 6 और 2, इसका मतलब ये भी इक्वल है। और देखें अगर इसको देख लें, मतलब E = हो गया HK = JK क्यों? क्योंकि 2 + 2 4 बनता है, 2 - 2 0 बनता है, 6 4 + 2 ये भी 6 बनता है, 2 + 0 तो इसका मतलब 2 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये भी बराबर है। उसके बाद F को देखें, F जो है वो हमारा G के इक्वल होगा। क्यों? इसका जो है 2 और 6 है, तो इसकी एंट्रीज 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आता है, 3 + 3 ये 6 आता है। इसका मतलब है ये जो F है ये हमारा किसके इक्वल होगा, G के। तो ये जो एंट्रीज हैं इसको हमने देखना था, इक्वल मैट्रिक चेक करने थे। तो कोई सवाल होगा तो उसका इक्वल मैट्रिक देखने के लिए हमें 2 चीज़ों को लाजमी देखना है कि उसका जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए, मर्तबा बराबर होना चाहिए, दूसरा जो है उसके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होने चाहिए। तो ये जो है इक्वल मैट्रिक्स हैं हमारे। सवाल नंबर 3 आइए देखते हैं, इसमें से हमने क्या करना है, A, B, C और D की वैल्यूज निकालनी है। क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको हम बराबर करेंगे। मतलब A + C जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। इक्वेशन का नाम देते हैं, इक्वेशन 1 होगी। इसी तरह A + 2B जो है ये हमारा इक्वल होगा किसके, -7 के, इक्वेशन नंबर 2। और उसके बाद है C - 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा 3 के, इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारी। और इस तरह 4D - 6 जो है ये हमारा इक्वल हो जाएगा 2D के, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये तो मैंने इक्वेशन बना ली। अब इसमें से हमने A, B, C और D की वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले हमने देखना है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें से हम आसानी के साथ किसी वैल्यूज को अलग कर सकते हैं। तो वो है तीसरी इक्वेशन।
ठीक है, तो तीसरी इक्वेशन को सबसे पहले हम हल करेंगे, लिखेंगे मसवात नंबर 3 को हल करने से। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 को हम हल करने जा रहे हैं। ये है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3 प्लस 1। ये माइनस का 1 उस साइड पे जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये हमारे पास आंसर आ गया c इज इक्वल टू 4। और बात कि जो इक्वेशन हल करते जाएं तो उस इक्वेशन को ऐसे समझ लें वो हमारी इक्वेशन खत्म होती जा रही है। तो इसका मतलब तीसरी इक्वेशन को तो आप लोगों ने हल कर लिया। तो तीसरी के अलावा देखें और कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर c की वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। तो इन तमाम में हमने, तीसरी तो खत्म हो गई, अब हमने देखा पहली, दूसरी और चौथी। तो देखिए कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर c मौजूद है, तो वो जो है पहले इक्वेशन के अंदर c मौजूद है। तो c की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। c की कीमत मसवात नंबर 1 में दर्ज करने से। अब ये जो c की हमने वैल्यूज निकाली है इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट कर दें। ये देखिए a प्लस, अब c की जगह पे c की वैल्यूज लिखेंगे, 4 है, इज इक्वल 0 आ जाएगा। a इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, -4 के, प्लस का 4 जब दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। दो इक्वेशनें हल होगी, पहली भी होगी और तीसरी भी होगी, इन दो को छोड़ दें। और देखिए कौन सी इक्वेशन के अंदर a है, उसके अंदर उस इक्वेशन में जाके a की वैल्यूज पुट करते हैं, तो वो a जो है हमें दूसरी इक्वेशन में मिल रहा है। तो a की वैल्यूज अब हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। देखें a हमारा जो है वो -4 है, लिखेंगे a की कीमत मसवात नंबर 2 में दर्ज करने से। दूसरी में दर्ज करें तो a की जो वैल्यूज है वो हमारे पास -4 है, प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब हमने b की वैल्यूज निकालनी है, माइनस का 4 सबसे पहले अलग करेंगे, ये है 2b इज इक्वल टू -7 प्लस का 4 हो जाएगा इधर आके, 2b इज इक्वल टू माइनस का 3, b निकालना है, 2 ना हो तो 2 के ऊपर क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दें, b इज इक्वल आ जाएगा 1.5। 1.5 का मतलब है जब 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5। ओके, 3 इक्वेशनें हो गई, 3 हमें जो है आंसर भी मिल गए हैं और एक इक्वेशन रहती है तीनों के अलावा। अब इधर देखें कोई वैल्यूज इनमें पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये डी की वैल्यूज हैं। तो अब इक्वेशन नंबर 4 को हम हल करते हैं। डी की जो वैल्यूज हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए अब ये है 4d, जब ये 2d की तरफ आएगा तो 6 को अलग कर लेंगे, ये माइनस का 2d हो जाएगा, और ये जो 6 माइनस का जब दूसरी साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो बाकी बच गया 2d इज इक्वल टू 6 है, क्योंकि 4d में से 2d माइनस करेंगे तो इसको भी क्या करें, डिवाइड कर दें, तो d हमारा जो है वो 3 के इक्वल आ जाएगा। तो आइए देखिए हमने जो है वैल्यूज निकाल ली, a b c और d की वैल्यूज, तो ये है हमारा आंसर। तो ये जो सवाल मैंने किया है ये चार्ट के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट